हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में हमने प्लेटो को पढ़ रखा था, अरस्तु को हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोगों को अरस्तु का एक विचार जो छूटा हुआ है, कल सामाजिक व्यवस्था में संपत्ति, परिवार, दास्ता को पढ़ना था, जिसमें हमने जो है संपत्ति और दास्ता को पढ़ाया था, परिवार छूट गया था। तो आज हम लोग अरस्तु के परिवार के संदर्भ में अवधारणा और अरस्तु ने अपने चिंतन के माध्यम से राजनीति शास्त्र को क्या दिया उसको पढ़ेंगे, और अरस्तु का अन्य राजनीतिक विचारकों पे क्या प्रभाव पड़ा या कौन से विचारक अरस्तु से ज़्यादा प्रभावित हुए अपने राजनीतिक दर्शन देने के संदर्भ में, उनकी हम लोग चर्चा करके फिर अरस्तु को यहाँ समाप्त कर देंगे। उसके बाद से हम लोग नए राजनीतिक विचारकों को पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा क्लास हम लोगों का इरेगुलर चल रहा है, इसको लेकर आप लोग दुविधा में न रहिएगा। अप्रैल जैसे आएगा फिर हमारा क्लास कंटिन्यू होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा, ऐसा हमारा विश्वास है और हमारा वादा भी है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज देखते हैं हम लोग अरस्तु का परिवार संबंधी अवधारणा। अरस्तु का परिवार संबंधी अवधारणा। अरस्तु का परिवार संबंधी अवधारणा। यह हम लोग जान लिया जाए, जब भी अरस्तु की चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा प्लेटो से इसकी चर्चा कर देंगे। प्लेटो ने परिवार के संदर्भ में जो विचार रखे, अरस्तु जस्ट उसका अपोजिट विचार रखता है। प्लेटो ने परिवार के साम्यवाद की अवधारणा दिया और कहा जो अभिभावक वर्ग हैं उनको परिवार रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, विवाह नामक संस्था नहीं होगी, बल्कि उत्तम संतान प्राप्ति करने के लिए दो योग्य स्त्री पुरुष के मध्य रिलेशनशिप के माध्यम से संतान की उत्पत्ति होगी, बल्कि उनके बीच में कोई रिलेशन मतलब नैतिक रिलेशन नहीं होगा। अनैतिक रिश्तों को उसने महत्व दिया था। लेकिन अरस्तु ने परिवार की आवश्यकता को बहुत ही गंभीरतापूर्वक महसूस किया और बताया कि परिवार जिस तरीके से प्लेटो ने अनुभव किया, प्लेटो ने जो विचार दिया वह किसी भी तरीके से न तो प्रासंगिक है और न ही नैतिक है, न इतिहास में कभी ऐसा रहा है और न भविष्य में ऐसा समाज रहेगा। बिना परिवार का न इतिहास बना है और न ही वर्तमान है और न ही भविष्य है, परिवार तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, परिवार के बारे में इसने बहुत महत्वपूर्ण एक स्टेटमेंट दिया है। इसी स्टेटमेंट के बाद शुरुआत से हम लोग अरस्तु के विचारों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे परिवार के संदर्भ में। इसको हम लोग देखते हैं। इसने बताया कि विकसित परिवार जो है, परिवार क्या है, परिवार विकसित समुदाय में, परिवार विकसित समुदाय में सबसे प्रमुख समुदाय है, सबसे प्रमुख समुदाय है, जहां मनुष्य की सभी दैनिक आवश्यकताएं पूर्ति होती है, पूर्ति होती। ठीक है, परिवार क्या है, विकसित समुदाय में से सबसे प्रमुख समुदाय है, जहां मनुष्य की सभी दैनिक आवश्यकताएं पूर्ति होती है। ऐसा परिवार के संदर्भ में अरस्तु की अवधारणा है, अरस्तु की ऐसा विचार है, जो स्टेटमेंट के रूप में आपसे परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ सकता है कि परिवार के संदर्भ में यह अवधारणा किसने दिया था। यह परिवार की परिभाषा नहीं है, बल्कि परिवार की महत्ता और उसकी प्रासंगिकता को ध्यान में रख के और समाज की जरूरत के हिसाब से इन्होंने इसके बारे में तर्कसंगत विचार दिया है। अब हम लोग ये देखेंगे परिवार किसको ये मानता है कि परिवार क्या है। परिवार की परिभाषा जरा देख लिया जाए।
कहा कि स्त्री पुरुष स्वामी एवं दास के योग को परिवार कहा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस परिभाषा को देख के परिवार यही माना, परिवार बहुत सीमित परिवार की बात किया है, न्यूक्लियर फैमिली की बात किया है, जिसमें स्त्री होंगे, पुरुष होंगे, उसमें उसके जो मुखिया होंगे वो होंगे और दास होंगे, यही लोगों का जो है परिवार होगा। परिवार में बाबा, दादा, दादा, परदादा, ये लोगों का जो है परिवार नहीं होगा। चाचा, चाची, नाना, नानी, ये सारे लोगों को मिलकर परिवार नहीं होगा, बल्कि स्त्री पुरुष कपल्स होंगे, उसका जो स्वामी होगा वह होगा, और उसकी जीविकाओं, दैनिक जरूरत की जो पूर्ति करने वाले दास होंगे वह इसके श्रेणी में आएंगे। यही परिवार की परिभाषा है। ठीक है, परिवार की यह परिभाषा देने के बाद कभी कभी आपसे पूछ सकता है ये सवाल कि अरस्तु क्या ज्वाइंट फैमिली की बात करता है, संयुक्त परिवार की बात करता है? क्या अरस्तु के परिवार में बाबा, दादा या 2 पीढ़ियों ऊपर की कोई पीढ़ी इसमें सम्मिलित होती है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, परिवार में बस यही है, स्त्री पुरुष स्वामी और दास, बहुत न्यूक्लियर छोटे परिवार की बात में अरस्तु करता है। ठीक है, आज के डेट में या हमारे भारतीय समाज में संयुक्त परिवार की कंसेप्ट रही है, लेकिन उस समय अरस्तु जो है बहुत प्राचीन अवधारणा, जो बहुत न्यूक्लियर फैमिली, बहुत छोटे परिवार की अवधारणा को बताता है। और यह ऐसा ही परिवार जो है मनुष्य के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। अब ये जो स्त्री पुरुष स्वामी दास के योग को परिवार कहा जाता है, इस परिवार को बनाने के लिए उसने विवाह नामक पवित्र संस्था की बात की। यह परिवार क्या करता है कि मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे संतानोत्पत्ति, कामवासना, त्याग, प्रेम, सहयोगिता, ये तमाम तरह की जो मानवीय भावनात्मक आवश्यकताएं होती है, उसकी ज़्यादा फुलफिल जो होती है ये परिवार नामक समुदाय में होता है। और यही आवश्यकताएं जब पूर्ति होती है परिवार में, तो ये आगे चलकर राज्य में वो बदल जाता है। तो परिवार राज्य का प्रारंभिक रूप है, इसलिए परिवार के बिना हम किसी भी राज्य की भी कल्पना नहीं किया जा सकता है, नहीं किसी व्यक्ति के विकास के बारे में भी कोई संभावना है। ऐसा परिवार के बारे में अवधारणा अरस्तु का मानना है। और अरस्तु के इस अवधारणा को स्पष्ट करते हुए फास्टर एक विचारक हैं, जिन्होंने क्या कहा उसको हम लोग देख लेते हैं। फास्टर ने परिवार के संदर्भ में कहा, फास्टर बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है फास्टर का, इसने यह कहा कि जो परिवार है, परिवार विकास में बाधक नहीं है। परिवार विकास में बाधक नहीं है, बल्कि साधक है। यह पिंजड़ा नहीं घोंसला है। ठीक है, पिंजड़ा नहीं घोंसला है। परिवार की आवश्यकता के संदर्भ में अरस्तु ने जो विचार दिया, उसी विचार को स्टेटमेंट के रूप में फास्टर ने प्रस्तुत किया कि परिवार क्या है, विकास में बाधक नहीं है बल्कि साधक है। बाधक नहीं बल्कि साधक है। परिवार पिंजड़ा नहीं है कि किसी को पिंजड़े में बंद कर दिया जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि घोंसला है। पिंजड़ा और घोंसले में क्या अंतर है? पिंजड़ा किसी की स्वतंत्रता को समाप्त करके उसको कहीं बंधक बना दिया जाता है, और घोंसला क्या है? ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं और उनको पालन पोषण करने के लिए एक सुरक्षित स्थान चाहिए, वह घोंसला का काम करता है। यही रूप जो है परिवार का है, और इसी तरीके की धारणा अरस्तु ने दिया, और उसको स्टेटमेंट के रूप में फास्टर ने क्या किया? व्यक्त किया।
ये स्टेटमेंट हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए परीक्षाओं में ये पूछे जाने वाले हैं। इसलिए बार बार जो है महत्वपूर्ण विचार और विचारकों की स्टेटमेंट को हम लोग क्या करना, पढ़ना भी है। आइए अब हम लोग देखते हैं इस परिवार को बनाने के लिए इसने कहा विवाह नामक पवित्र संस्था की बात की। अरस्तु जो है विवाह नामक पवित्र संस्था की बात किया, विवाह नामक संस्था। विवाह नामक संस्था परिवार के लिए जरूरी है कि विवाह के आधार पर ही परिवार बने। बिना विवाह की परिवार की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। परिवार पर राज्य का कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि विवाह नामक संस्था पे राज्य का नियंत्रण होगा। राज्य का नियंत्रण होगा। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि ये पूछ सकता है कि क्या अरस्तु ने परिवार को राज्य के नियंत्रण में रखने की बात किया है? तो नहीं, परिवार को राज्य के नियंत्रण में रखने की बात अरस्तु ने नहीं किया है, बल्कि विवाह नामक संस्था जो विवाह के माध्यम से परिवार बनाना है उसको नियंत्रित करने के बात किया है। और इसने बताया है कि जो विवाह की आयु है वह स्त्री और पुरुष के मध्य उम्र का अंतर 20 वर्ष होना चाहिए। 20 वर्ष। जब भी विवाह नामक संस्था होगी, विवाह के माध्यम से परिवार जब बनाना होगा, तो विवाह की जो उम्र होगी स्त्री के तुलना में पुरुष की जो उम्र होगी 20 वर्ष ज़्यादा होगी। यदि स्त्री का उम्र 18 वर्ष है तो पुरुष का वर्ष 37 वर्ष होना चाहिए। जितनी स्त्री की उम्र होगी ठीक उससे 20 वर्ष ज़्यादा जो है पुरुष की उम्र होगी। और इस तरीके के एज में नियंत्रण करना राज्य के लिए आवश्यक है। ऐसे उम्रधारी व्यक्ति को ही विवाह करने की अनुमति है राज्य के द्वारा। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए यह अंतर आवश्यक है, ऐसा अरस्तु का मानना है। यदि स्त्री पुरुष के मध्य उम्र का 20 वर्ष की अवस्था का अंतर है तो निश्चित तौर से उससे उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है वो काफी श्रेष्ठ होगी, कुशल होगी, योग्य होगी, ऐसा मानना अरस्तु का है। इसीलिए वह परिवार को नियंत्रित नहीं करना चाहता है। वह किसको नियंत्रित करना चाहता है? विवाह को। यदि परिवार बन गया, विवाह ऐसी अंतर वाले उम्र के दराज में जब विवाह हो जाता है, परिवार बनता है, तो संतान कितना हो वह योग्य होते हैं। संतानों पे नियंत्रण के लिए बात नहीं किया है कि इतने 5 बच्चे होंगे, 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे, ऐसी बात उसने नहीं किया है। इसने बात यह जरूर बाउंडेशन रखा है कि स्त्री और पुरुष के बीच का जो उम्र का अंतर होगा वह 20 वर्ष तो रखना ही पड़ेगा। यह अंतर इसलिए रखा गया है कि उत्तम संतान की प्राप्ति तभी होगी जब ऐसा अंतर रखा जाएगा। ये बात इसकी मानना है, ये बात अरस्तु का मानना है। ठीक है, तो परिवार संबंध यही मोटी मोटी अवधारणा है कि परिवार के संदर्भ में फास्टर ने क्या बात कहा, अरस्तु ने क्या परिवार के संदर्भ में कहा, और विवाह नामक संस्था को कैसे इसने बनाया। ये इतनी महत्वपूर्ण बातें जो है परिवार के संदर्भ में है। ठीक है, यदि हम लोग परिवार के संदर्भ में अरस्तु की ये बातें देखा जाए तो बहुत प्रासंगिक लगता है, बहुत ही व्यवहारिक भी लगता है। और आधुनिक समाज में ये देखा भी जाता है कि विवाह में उम्र का अंतर ज़्यादा ही होता है और अच्छे संतान की प्राप्ति एक लेवल के बाद, यदि मैच्योरिटी दोनों की बन जाती है, उसके बाद की जो संतान होते हैं तो उनमें मैच्योरिटी, समझ और कुशलता अच्छा होने की ज़्यादा गुंजाइश होती है। और ये बात आज ही नहीं, अरस्तु ने बहुत पहले बता रखा था। इस अवधारणा के बाद अब हम लोग अरस्तु के उन बातों की चर्चा करेंगे जिन बातों के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया जाए कि अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को क्या क्या दिया। प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को खड़ा किया और अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को जीवित किया और राजनीति शास्त्र को स्थापित किया। राजनीति शास्त्र का वह पिता बन गया। अब अरस्तु राजनीति शास्त्र का पिता कैसे बना
वो तो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर बना, लेकिन इसने राजनीति शास्त्र को क्या क्या दिया थोड़ा उसकी चर्चा कर लिया। सबसे पहले उसने जो है मनुष्य के बारे में प्राकृतिक अवधारणा दिया। मनुष्य के बारे में प्राकृतिक बातें कहा, प्राकृतिक बातें कहा। अब मनुष्य के बारे में प्राकृतिक बात इसने क्या कहा, इसने मनुष्य के स्वभाव के बारे में बताया कि मनुष्य क्या है, स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। राजनीति व्यक्ति कहीं से सीख के नहीं आता है, बल्कि वो जब सार्वजनिक जीवन जीने का प्रयास करता है, समुदाय में रहता है, तो राजनीति अपने आप उसके मन से क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है, उसके स्वभाव में होता है। तो यह बात मनुष्यों के बारे में कह के उसने न केवल राजनीति शास्त्र को खड़ा किया, बल्कि राजनीति को मनुष्य के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य बता दिया। और बिना राजनीति के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, ऐसी बातें इसने कहा। इसलिए मनुष्य के बारे में ये बातें कहना राजनीति शास्त्र के लिए एक बहुत बड़ी देन है। इसीलिए मनुष्य को क्या कहा, राजनीतिक प्राणी है, किसी अन्य विचारकों ने ऐसा नहीं कहा। तो ये बात कह के इसने राजनीति शास्त्र को बहुत बड़ा क्या किया, बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके बाद क्या कहा, इसने शासन में विधि की सर्वोच्चता की बात की। विधि की सर्वोच्चता, विधि की सर्वोच्चता। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में ये माना भी है कि शासन का जो कार्य वो विधि के माध्यम से हो तो ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि विधि बनाने का जो काम होता है इसमें काफ़ी कुशल, योग्य और बुद्धिमान व्यक्तियों की जरूरत होती है। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति मिलकर विधि बनाते हैं। इसलिए इसने कहा कि एक व्यक्ति की शासन की तुलना में विधि की शासन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक व्यक्ति का विवेक ज़्यादा व्यक्तियों के विवेक की तुलना में कम बुद्धिमान होगा। तो इसलिए विधि की सर्वोच्चता को, इस आधार पर विधि की सर्वोच्चता की बात को स्वीकार करता है और विधि के शासन को शासन में स्थापित करने का यह प्रयास करता है। यह भी इसका देन जो है राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में है, विधि की सर्वोच्चता। दूसरा, मध्यम वर्ग की वकालत। मध्यम वर्ग की वकालत। अपने राजनीतिक चिंतन में अरस्तु जो है मध्यम वर्ग की वकालत करता है। इसने ये कहा कि जो समाज है अर्थ के आधार पर बहुत असमानता हो जाती है तो वहाँ विद्रोह होगा, और इस विद्रोह को रोकने के लिए समानता स्थापित करना होगा। और यह समानता पूर्ण समानता कभी भी नहीं हो सकती है, आनुपातिक समानता की भी संकल्पना होगी, पूर्ण समानता जैसी समस्या होगी। ऐसी स्थिति में मध्यम वर्ग जो होता है वह अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में एक मध्यस्थता का काम करता है और एक पुल का काम करता है, जिससे समाज क्या होता है, बैलेंस में हो जाता है। और इसी मध्यम वर्ग की वकालत, किसी भी सुसंगठित समाज के लिए मध्यम वर्ग आवश्यक होता है। और इस आवश्यकता के कारण कैटलिन ने कहा कि, कैटलिन एक विचारक है, कैटलिन ने कहा अरस्तु मध्यम वर्ग का दार्शनिक है। अरस्तु क्या है, मध्यम वर्ग का दार्शनिक है, मध्यम वर्ग का दार्शनिक है। ये भी बात ध्यान में रखना होगा कि किसने अरस्तु को मध्यम वर्ग का दार्शनिक कहा, तो कैटलिन ने कहा। इसी कारण से कहा कि समाज को सुसंगठित करने के लिए, समाज को व्यवस्थित करने के लिए बिना मध्यम वर्ग की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अपर क्लास होता है वो लोअर पर विश्वास नहीं करता, लोअर क्लास अपर क्लास पर विश्वास नहीं करता है, और विश्वास की जो संभावना होती है वो मध्यम क्लास पे ही होती है। और यही जो है समाज की परंपरा, प्रथाओं और मूल्यों, मान्यताओं को ढोने वाले वर्ग होते हैं, और उसी पे समाज टिका होता है, उसी पे समाज जीवित होता है। मध्यम वर्ग, विधि की शासन, मनुष्य के बारे में प्रकृति, और जो चौथी बात इसने कहा, शासन के, सरकार के 3 अंगों की बात किया। सरकार के 3 अंगों की बात किया। सरकार के 3 अंगों की बात किया।
3 अंगों की बात किया, जिसमें क्या है, पहला इसने कहा असेंबली मैजिस्ट्रेसी और जुडिशिया। प्लेटो ने यह बात आज से 2500 वर्ष पहले बताया कि सरकार के 3 अंग होते हैं, असेंबली, मजिस्ट्रेसी और जुडिशिया। जो वर्तमान समय में सरकार के 3 अंग कौन है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, वर्तमान में जो सरकार के ये 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसी बात को अरस्तु ने अपने समय में असेंबली, मजिस्ट्रेसी और जुडिशिया कहा। जो राजनीतिक शासकों या राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए, सुव्यवस्थित तरीके से राज्य के शासन को चलाने के लिए जिन सरकार के 3 अंगों की जरूरत पड़ती है, इसकी चर्चा अरस्तु ने अपने चिंतन के माध्यम से बहुत पहले ही कर दिया, जो बहुत व्यवहारिक और प्रासंगिक है। और आज के दौर नहीं, आने वाले भविष्य में भी यह व्यवस्थाएं जो है, जब तक सरकार और राज्य रहेगी, ये ऐसे ही चलता रहेगा। स्पेशलाइजेशन भी रहेगी और सरकार को संचालित करने के लिए जो आवश्यक अंग है, ये बना रहेगा। ठीक है, इन सब के सरकार के 3 अंगों की बात। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये 3-4 बातें हैं और उदार लोकतंत्र की बात। अगला जो है उदार लोकतंत्र। उदार लोकतंत्र की बात करता है। प्रजातंत्र का यह आलोचक है, लेकिन उदार लोकतंत्र को व्यवहारिक लोकतंत्र मानता है, संयम लोकतंत्र को मानता है, जहां शासन के रूप में एक श्रेष्ठ शासक का शासन विफल हो जाता है, फिर धनिकों का शासन विफल हो जाता है, कुलीन वर्गों का शासन विफल हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो शासन का नया चक्र आता है, वह लोकतंत्र आता है। लोकतंत्र में जो संयत लोकतंत्र है, पॉलिटी है, वह जो है शासन में एक व्यवहारिक शासन के रूप में वह स्वीकार करता है। उदार लोकतंत्र की बात को वह स्वीकार करता है। इस बात उदार लोकतंत्र की बात करता है, लेकिन यह बात कतई आप ध्यान मत रखिएगा कि वह लोकतंत्र का समर्थक है। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र मानता है, क्योंकि जिस समय वह था उस समय लोकतंत्र, वहाँ की व्यवस्था थी, वो लोकतंत्र से बहुत उसको खिन्नता था। ठीक है, इस तरीके से इसने ये कहा। और अगला जो बात कहा इसने, स्वतंत्रता और समानता में सामंजस्य भी बिठाने का प्रयास किया, सामंजस्य बताने का प्रयास किया। यदि हम ध्यान दें कि अरस्तु ने जो अपनी संपत्ति संबंधी अवधारणा दिया था, उसने संपत्ति की, निजी संपत्ति की बात की थी कि निजी संपत्ति ही व्यक्ति के विकास के लिए साधक है। यदि व्यक्ति निजी संपत्ति रहेगी तो वह उसके अपने स्वार्थ होंगे और उसकी प्राप्ति के लिए वह कठिन से कठिन प्रयत्नों को करेगा, और इस कठिन प्रयत्नों को करने में उसका क्या होगा, विकास होगा। और साथ ही साथ जब इसकी संपत्ति के वितरण संबंधी अवधारणा को देखा जाए तो उसकी समाजवादी सोच की भी बात चलती है कि संपत्ति के कारण असमानता न फैल जाए, निजी संपत्ति हो लेकिन उसकी सामूहिक क्या हो, सामूहिक उपयोग हो। तो दोनों में स्वतंत्रता के साथ समानता को सामंजस्य करके यह एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है जहां क्रांति वाली व्यवस्था कहीं पनप न पाए और वह समाज पूर्ण विकसित समाज के रूप में व्यवस्थित हो। यह सब अवधारणा जो है अरस्तु की रही, और इस तरीके से अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को एक राजनीतिक विज्ञान के रूप में बनाने का वह प्रयास किया और राजनीति विज्ञान का पिता भी हो गया।
और एक विचारक ऐसा है जिसने अरस्तु के बारे में मूल्यांकन करके जो बात कहा वह बता दे रहे हैं, वह भी परीक्षाओं में पूछता है। मैक्सी नामक विचारक जो है, मैक्सी ने कहा कि अरस्तु प्रथम वैज्ञानिक विचारक है। अरस्तु प्रथम वैज्ञानिक विचारक, प्रथम वैज्ञानिक। और अब मैक्सी के अनुसार अरस्तु प्रथम वैज्ञानिक विचारक है। यह भी कई बार प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि कौन अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक विचारक माना। राजनीति शास्त्र के संदर्भ में जो ये बातें कहा, वह सारी बातों का मूल्यांकन मैक्सी ने कहा कि अरस्तु प्रथम वैज्ञानिक विचारक है, जिसने अपने विचार जो है केवल हवाई में और कल्पनाओं के आधार पर नहीं कहा, वह धरातल के स्तर पर उसकी मूल्यांकन करके उसकी उपयोगिता को साबित करके वो बातें वो कहा। कोई बातें ऐसा नहीं कहा कि यह सही है तो इसका मतलब यही हो सकता है, ऐसा नहीं है। सही है लेकिन धरातल के स्तर पे वास्तव में उसको लागू भी तो किया जा सकता है। लागू नहीं किए जाने का मतलब है कि वो उसको सच्चाई से या यथार्थ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बातें बहुत अच्छी ही हो, सुनने में बहुत अच्छा हो, लेकिन धरातल के स्तर पे जब वो लागू नहीं होता हो तो फिर उसका क्या मतलब है। सुनने से और कहने से कोई बात बनता नहीं है, बल्कि उसको लागू करना, उसका क्रियान्वयन करना, उसका आउटपुट निकलना, ये ज़्यादा मतलब रखता है। तो ये सब चीज़ें, ये तुलनात्मक अध्ययन पद्धति या वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का सहारा लेकर ये सारी बातें इसने कहा। इसीलिए मैक्सी ने अरस्तु के संदर्भ में क्या कहा, अरस्तु प्रथम वैज्ञानिक विचारक है। और अपने वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करने के कारण ही तो अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता कहा गया। ठीक है, तो ये बात मैक्सी ने जो कहा अरस्तु के संदर्भ में, वह 100% क्या है, सही है। इस मूल्यांकन के आधार पे फिर हम लोग अंतिम समय में ये देखा जाए कि अरस्तु तो सारी बातें कहा, अच्छे विचार दिए, इसकी बड़ाई भी हो गई, इसकी कुछ आलोचनाएं भी इनके विचारों में रहा, लेकिन अरस्तु के इस विचार का आने वाले समय के विचारकों पर किन पे प्रभाव पड़ा, ये भी प्रश्न जो है पूछता है कि कौन से विचारक ऐसे हैं जो अरस्तु से प्रभावित रहे। तो अरस्तु जिस समय अपना विचार दिया वह यूनानी नगर राज्यों के संदर्भ में था, और जैसे ही ये पतन हुआ, जैसे ही अरस्तु का विचार या अरस्तु समाप्त खत्म हुआ, तो उसके बाद से रोमन साम्राज्य का उदय हुआ। तो इस रोमन साम्राज्य में के उदय होने में अरस्तु के विचार बहुत कामयाब नहीं रहे। तो 1000-1200 वर्षों तक अरस्तु के विचारों को कोई समर्थन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि अरस्तु जिस समय अपने विचार को कह रहा था, ये छोटे मोटे यूनानी नगर राज्य के बारे में कह रहा था, क्योंकि वो छोटे मोटे राज्य का ही अवधारणा का समर्थक था, बड़े राज्य का वह समर्थक नहीं था। लेकिन अरस्तु जैसे समाप्त हुआ, वैसे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई जिसे रोमन साम्राज्य कहा गया। और यह रोमन साम्राज्य अपने विशालता के कारण बहुत लंबे समय तक चला, और उस समय अरस्तु के विचारों को बिल्कुल नगण्य समझा गया, आस्थान नहीं दिया गया। जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन होता है, रोमन साम्राज्य विध्वंस होता है, वैसे ही अरस्तु के विचारों को पुनर्जीवन मिलने लगता है। फिर से जो विचारक हुए और रोमन साम्राज्य के विखंडन होने के बाद उन्होंने अरस्तु द्वारा बताई गई जो बातें थी उसका अनुसरण करने लगे। उसमें सबसे जो प्रमुख विचारक है, जिसने मध्यकालीन विचारकों में सबसे जो महत्वपूर्ण विचारक है, वह है सेंट थॉमस एक्विनास। सेंट थॉमस एक्विनास। सेंट थॉमस एक्विनास ये मध्यकालीन राजनीतिक विचारक है, और इसे कहा जाता है कि मध्यकाल का ये अरस्तु है। मध्यकाल का अरस्तु है। ठीक है, सेंट थॉमस एक्विनास ने जितनी बातें कहा वह ज्यादातर बातें अरस्तु द्वारा बताई गई बातें ही थी। इसीलिए एक्विनास का मूल्यांकन कहा जाता है कि मध्यकाल का क्या था, अरस्तु था। ठीक,
ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि रोमन साम्राज्य में अरस्तु के विचारों की प्रधानता मिली थी, तो अरस्तु के विचारों को रोमन साम्राज्य में कोई प्रधानता नहीं थी। रोमन साम्राज्य के विखंडन और समाप्त होने के बाद ये अरस्तु के विचारों को क्या मिला, महत्व मिलना शुरू हो गया। और उसमें सबसे पहले सेंट थॉमस एक्विनास इतनी इसकी समर्थन कर दिया, इतनी बातें कहने लगा कि सेंट थॉमस एक्विनास को ही अरस्तु कहा जाने लगा। इसके बाद जो है मार्सिलियो ऑफ पेडुआ, मार्सिलियो ऑफ पेडुआ, इस पे भी अरस्तु का बहुत ज्यादा विचार पड़ा। कभी कभी प्रश्न ये पूछ देता है कि मध्यकाल का अरस्तु किसे कहा जाता है, तो कभी मार्सिलियो ऑफ पेडुआ का भी रहता है, कभी सेंट थॉमस एक्विनास का रहता है। यदि सेंट थॉमस एक्विनास का और ये दोनों दिया है तो सबसे पहले आपको सेंट थॉमस एक्विनास को लगाइएगा, और दोनों में से कोई एक दिया है तो यह भी रहा है, और इसे भी जो है मार्सिलियो ऑफ पेडुआ को भी मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है। तो कंफ्यूजन कहाँ होगा, जब दोनों रहेगा तो हम किसको लगाएं, इस पे होगा। तो जब दोनों ये रहेगा तो आप निश्चित तौर से निर्भीक होकर सेंट थॉमस एक्विनास को लगाइएगा, यही सही होगा। और यदि नहीं रहता है और मार्सिलियो ऑफ पेडुआ रहता है और दिया रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो मार्सिलियो ऑफ पेडुआ को लगाइएगा, यही सही होगा। इसके बाद आता है दांते। दांते विचारक हैं, इन पे भी अरस्तु का बहुत प्रभाव पड़ा। और आधुनिक युग की शुरुआत करने वाले जो विचारक हैं वह है मैकियावेली, मैकियावेली, इन पे भी विचार रहा। और आधुनिक राजनीतिक विचारकों में बोधा, हीगल, ठीक है, बोधा और हीगल, ये ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जो मध्यकाल और आधुनिक राजनीतिक विचारकों में, जैसे दांते है, मैकियावेली है, बोधा है, हीगल है, इन सब विचारकों पे भी अरस्तु के विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और यह प्रश्न कभी कभी पूछ भी सकता है कि अरस्तु के विचारों का प्रभाव किन किन राजनीतिक विचारकों पर पड़ा। तो ये जो नाम जो है लिस्ट है, इसको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में देना होगा। इन पे जो है अरस्तु की राजनीतिक विचारकों का प्रभाव पड़ा। मध्यकाल में सेंट थॉमस एक्विनास का, मार्सिलियो ऑफ पेडुआ का, आधुनिक काल में मैकियावेली पर, बोधा पर, हीगल जैसे राजनीतिक विचारकों पे अरस्तु का प्रभाव पड़ा। इन सब बातों के साथ अरस्तु का जो हमारा विचार था वह सारे विचार समाप्त हुए। अब जो हम लोग अगला नए विचारक हम लोगों को मैकियावेली को पढ़ना है। मैकियावेली की शुरुआत नेक्स्ट दिन से करेंगे, नए वीडियो के साथ करेंगे। और जैसे ही 2, 3, 4 हमारे पास विचारक जब पढ़ा लेंगे, उसके बाद इनसे संबंधित 200-250-300 क्वेश्चन या क्विज क्वेश्चन खिला देंगे, या क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करा देंगे, या क्वेश्चन आपको क्या कर देंगे, क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे, आपके ग्रुप में हम सेंड कर देंगे। और आपसे अपेक्षा रखेंगे कि उसको जो है सॉल्यूशन करके मेरे पास भेजिए, और नहीं तो फिर हम उसको सॉल्यूशन करा के आपको भेजेंगे। इन सब लेक्चरों को नोट्स बनाने के साथ साथ जो प्रश्न आपको मिलेंगे, उन प्रश्नों के माध्यम से फिर से लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा और उन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। क्योंकि जो आपका टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों वाले परीक्षा हैं। और इन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो पेपर होते हैं, उनको तैयारी करने का एक ही तरीका होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को क्या करें, हल करें। पहले किताबों को पढ़ें, किताब को ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। यदि जो वीडियो मिलता है, जो आपको लेक्चर मिलता है किसी के माध्यम से, वो लेक्चर पढ़िए और उसके बाद से क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए, तभी आपको पकड़ा पाएगा। क्योंकि 2-4 लेक्चर सुनने के बाद तीसरा फिर पहले वाला लेक्चर भूल जाता है, लेकिन क्वेश्चन को बार बार जब सॉल्व करेंगे तो लंबे समय तक उसको पकड़े रखेगा, उसको आपको याद करा देगा वह। ठीक है, इन सब बातों के साथ फिर अपनी बात को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग नए विचारक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।